बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है आज हमने। सबसे पहले रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसका काम क्या है, कि वो क्या परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो इसका काम ये होता है कि हमारे पास ये बॉडी से ऑक्सीजन को, ठीक है, और सॉरी, ऑक्सीजन को आपके पास ये इंटर करेगा ब्लड में, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल के आपके पास एक्सेल करेगा। एक्सेल मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो गेट रिड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द ब्लड। तो मेनली हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है वो ये होता है। इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले आज हमारे पास पहला टॉपिक है इसका। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है लंग वॉल्यूम्स, ठीक है। लंग वॉल्यूम्स आपके पास, इसमें वो आपके पास वॉल्यूम्स होंगे जो कि आपके पास लंग्स में लाई कर रहे होते हैं, मतलब कि इसमें डिफरेंट वैल्यूज होंगी। कुछ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिड्यूल वॉल्यूम, तो इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम नॉर्मली, जैसे कि मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस ड्यूरेशन में हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है? क्वाइट ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं क्वाइट ब्रीदिंग। तो क्वाइट ब्रीदिंग हमारे पास क्या है कि विदाउट एनी असिस्ट, कोई आपके पास असेसरी मसल्स, या आप क्या कर रहे हैं कि खुद फोर्स नहीं लगा रहे सांस लेने के लिए, आप नॉर्मल बैठे हैं तो खुद ब खुद हमारे लंग्स जो हैं वो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। कोई भी आपके पास असेसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। तो क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान हमारे पास कि वो वॉल्यूम जो कि आपके पास लंग्स के अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, वॉल्यूम्स ऑफ द लंग विच मूव इन एंड आउट विद ईच नॉर्मल ब्रेथ, कि नॉर्मल ब्रेथ के दौरान आपके पास वो वॉल्यूम जो कि आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, ये वॉल्यूम आपके पास क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा प्रेजेंट कर देते हैं हम कुछ इस तरह से। आपके पास यहाँ पे पीक आएगी, फिर आपके पास ये इस तरह से। तो ये आपके पास सारे का सारे ये टाइडल वॉल्यूम है। तो टाइडल वॉल्यूम का जो आपके पास ये जो एक इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है? तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ना टाइडल वॉल्यूम की, वो आपके पास होती है 0.5 लीटर, मतलब कि हाफ लीटर। बात करने का मकसद ये है कि आप नॉर्मल कंडीशन में आपके पास क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान आप हाफ लीटर एयर जो होते हैं वो इनहेल करते हैं और हाफ लीटर एयर को ही एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, 2.2 से लेके आपके पास 2.7, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनस करें तो ये आपके पास 0.5 इसका आंसर आता है। तो मतलब हाफ लीटर एयर को इनहेल या एक्सेल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो आपके पास होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये आपके पास वो वॉल्यूम होता है जो कि आपके पास एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रही थी, यहाँ पे आपके पास ये इंस्पायरेशन हो रही थी और नीचे आपके पास एक्सहेलेशन हो रही थी। तो आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसके बाद आपने फोर्सफुली जो एयर को इंस्पायर किया, वो आपके पास कहलाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। आपके पास ये जितना भी है, ये देखें, आपके पास टाइडल वॉल्यूम से ये ऊपर की तरफ गया और दोबारा से आपके पास ये क्या हुआ कि दोबारा यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया, ठीक हो गया। ये आपके पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर इसके बाद आपके पास एक और वॉल्यूम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है जी। और ये जो वॉल्यूम होता है आपके पास, ये द एयर दैट फोर्स आउट, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि एक नॉर्मल आपके पास एक्सपायरेशन हो रही थी, नॉर्मल जब आप बैठे थे, इसके अलावा आपने फोर्स लगा के ज्यादा एयर को बाहर निकाल दिया। तो ये जो आपके पास फोर्सफुली जो आपने एक्सलेशन की है, फोर्स्ड आउट की है एयर को, इसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपके पास
मोर देन नॉर्मल के कोई भी चीज जैसे आपके पास ज्यादा हो तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो रिजर्व फॉर्म में है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपायरेशन से ज्यादा जो आपके पास एयर एक्सेल हो रही है वो आपके पास कहलाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये आपके पास यहाँ तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये जो आपके पास वेव है ये ऊपर की तरफ आएगी और दोबारा से ये टाइडल वॉल्यूम जो होगा वो होता रहेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस जो ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमने दो वॉल्यूम्स को डिस्कस किया मेनली, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और दूसरा आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास लंग्स में, ये ऐसा नहीं होता कि इसमें एयर नहीं होती, इसमें एयर होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम, और रेजिड्यूल वॉल्यूम आपके पास ये वो वॉल्यूम होता है कि ये एयर यहाँ पे स्टे रहती है, मतलब कि यहाँ से एयर जितनी होगी वो नहीं निकल सकती। ठीक हो गया। ये वो आपके पास पार्ट होता है लंग्स का जो कि एयर को एक्सहालेशन इंस्पायरेशन किसी भी आपके पास पैरामीटर में किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। ये वो एयर होती है जो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग ही रहती है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास तकरीबन होता है 1.2 लीटर। ठीक है। तो ये आपके पास हो गई, थोड़े से लंग वॉल्यूम्स को हमने डिस्कस कर लिया। आपके पास ये 6 लीटर, तो 1.2 लीटर आपके पास जो एयर है वो आपका रेजिड्यूल वॉल्यूम है लंग्स का, जो कि बिल्कुल भी कभी भी नहीं निकल सकती। जितना मर्जी फोर्सफुली हम एक्सपायरेशन करने की कोशिश करें, जितना मर्जी जोर लगा लें, कि ये आपके पास वो एयर होगी जो कि रिमेनिंग आपके लंग्स में रह जाएगी। ठीक हो गया जी। यहां तक बात कंप्लीट हो गई है। ये थे हमारे पास लंग वॉल्यूम्स, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज की। तो कैपेसिटीज हमारे पास क्या होंगी, कैपेसिटीज सम ऑफ द टू फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम्स, कि अगर दो फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम्स को हम सम अप करें, उनको जमा करें, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा कैपेसिटीज। ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं कैपेसिटीज, कैपेसिटीज sum of more than two physiological volumes। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हमारे पास, जैसा कि एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक रेजिड्यूल वॉल्यूम है, तो ये दो वॉल्यूम्स हैं, अगर इनको सम अप करेंगे तो इसके नतीजे में हमें जो आपके पास वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे कैपेसिटी। जैसे कि इन दोनों के सम अप करने से हमारे पास यहाँ पे हमें मिलती है फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, FRC। एंड FRC आपके पास ये किस किस से मिलके बनी है, एक इसमें आगे आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड प्लस आपके पास रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी आपके पास वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक हो गया। कि जो जो आपके पास नॉर्मल एक्सपायरेशन जो जब आप कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के अलावा जितना भी वॉल्यूम लंग्स में बच रहा है वो सारे का सारा आपके पास फोर्स फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। जैसा कि नॉर्मल एक्सपायरेशन यहां तक थी ना, यहां तक आपके पास ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके पास यहाँ पे जितना भी ये वॉल्यूम बच रहा है वो सारे का सारा क्या है आपके पास, वो है फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। ठीक है जी। और कभी भी आपने ये बातें याद रखनी है कि हम नेक्स्ट जब पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें अगर आपके पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में हमारे पास रेजिड्यूल वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो आपके पास ये जो रेजिड्यूल वॉल्यूम में एडिशन हो जाएगा इसकी, जो आपके पास 1.2 लीटर, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे 1.2 लीटर होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये यहाँ से बढ़ के आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। एक कैपेसिटी की हमने बात कर ली है, नेक्स्ट कैपेसिटी की हम बात करते हैं, वो आपके पास क्या होगी, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो आपके पास है, यहां से लेके आपके पास वो होगी यहां तक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड। ठीक हो गया। कि जितना आप क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं टोटल, वो आपके पास सम होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इन दोनों को अगर हम जमा करें, कौन कौन से आपके पास, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो इन दोनों के सम अप से जो कैपेसिटी बनती है वो आपके पास बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
दो कैपेसिटीज की बात हमने कर ली है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी कि जिसको यहां से वाइटल कैपेसिटी आपके पास, वाइटल कैपेसिटी में आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड प्लस आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इन तीनों के सम अप से जो आपके पास कैपेसिटी बनती है उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है जी। और इसके अलावा आखिरी बात रहेगी कि टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में आपके पास सारे के सारे वॉल्यूम्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, फ्रॉम द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टू द टिल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सारे के सारे आपके पास किस में आ जाएंगे, टोटल लंग कैपेसिटी में। तो कोई भी आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जैसे कि एम्फोसीमा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी में आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड प्लस हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारे के आपके पास सब वॉल्यूम्स को सम अप करेंगे तो हमें टोटल लंग कैपेसिटी जो होगी वो मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एक कंडीशन है एम्फोसीमा, एम्फोसीमा, ठीक है। एम्फोसीमा में आपके पास ये सीओपीडी की टाइप है, आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। तो इसमें होता कुछ इस तरह से कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है ना वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आपके पास 1.2 की बजाय क्या हो गया कि अब आपके पास नेक्स्ट ये हो चुका है 1.5। तो अगर ये आपके पास इसका वॉल्यूम में एडिशन हुआ है तो इसके नतीजे में अगर ये बढ़ा है तो टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो एम्फोसीमा में आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसके नतीजे में टोटल लंग कैपेसिटी जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन, आपके पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होगी तो उसमें टोटल लंग कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ेगी, और अगर रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है तो उसमें आपके पास क्या होगा कि टोटल लंग कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में हम प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाते तो जिसके नतीजे में आपके पास इंस्पायरेशन जो होगी वो टिल यहाँ तक रह जाएगी, ठीक हो गया। अगर यहाँ तक रह जाएगी तो टोटल लंग कैपेसिटी आपके पास उसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो वॉल्यूम्स थे हमने इनको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, फिजियोलॉजी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द स्पायरोमीट्री। जब हम स्पायरोमीट्री पे हम डायग्नोज करेंगे कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्टिव या आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा तो ये वॉल्यूम्स जो होंगे ये वहाँ पे हमें एड करेंगे। तो इस वजह से हमें ये सारा पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से वॉल्यूम किस किस की तरह से आपके पास लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। वॉल्यूम्स की बात हो गई है, अब थोड़ा सा आप लोगों को प्रेशर पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमारे पास ये जो टॉपिक है ना ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं इसको आसान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लंग फिजियोलॉजी में अगर कोई टॉपिक आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो वो लंग प्रेशर है आपके पास सिर्फ और सिर्फ, बाकी इसकी फिजियोलॉजी सारी जो है वो इजी है। लंग प्रेशर्स, ठीक है जी। तो लंग प्रेशर आपके पास प्रेशर अक्रॉस द लंग्स, ठीक है, जो कि हमारी एल्वोलाई को कोलैप्स होने से रोकते हैं और आपके पास एयर का इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो करवाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले हम इनको देख लेते हैं, डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं कि इनका काम क्या होगा। प्रेशर अक्रॉस द लंग्स, ठीक है जी, दैट प्रिवेंट, रोकेंगे किस चीज को, कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग ऑफ द एयरवेज, कि एयरवेज की कोलैप्सिंग को रोकते हैं, एक काम इनका ये है। और दूसरा काम इनका क्या होगा कि आपके पास ये ड्राइव एयर फ्लोज, कि इनकी मदद से जो एयर फ्लो है ना वो आपके पास होता है कि जैसे कि इंस्पायरेशन के दौरान एयर जो होती है वो एल्वोलाई के अंदर आती है और एक्सपायरेशन के दौरान जो एयर होती है वो बाहर जाती है, एक्सेल होती है। तो इनका ये काम आपके पास मेन होता है। अब हम अगर बात करें लंग प्रेशर की तो इसमें आपके पास मोस्ट कॉमनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सा होता है? एल्वियोलर प्रेशर। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रेशर होता है वो आपके पास होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है। अब इन सब को हम सिंगल आपके पास अलग अलग करके डिस्कस कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो आपके पास होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है जी, मिलीमीटर मरकरी। लेकिन हम लंग्स में इसको कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू कि आपके पास अगर हम लंग्स एल्वोलाई की बात करें तो लंग्स एल्वोलाई में आपके पास जो प्रेशर होता है वो आपके पास होगा इज इक्वल टू 0 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो इंट्रा सॉरी एल्व्यूलर प्रेशर आपके पास, इसके बाद हमने बात की, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्व्यूलर प्रेशर। तो एल्व्यूलर प्रेशर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि यो आपके पास किसके इक्वल होगा? 0 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। हमने क्या किया कि हमने आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कंसीडर कर लिया कि वो 0 मिलीमीटर मरकरी के बराबर है। और हमने एल्व्यूलर प्रेशर को भी कंसीडर कर लिया कि आपके पास ये कितना है कि 0 मिलीमीटर मरकरी के बराबर है। बात करने का मकसद ये है कि ये इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के बाहर भी 0 मिलीमीटर मरकरी आपके पास प्रेशर है और आपके एल्वोलाई के अंदर भी 0 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर आपके पास ये वो प्रेशर होगा जो कि आपके पास जो प्लूरल लेयर होती है ना उसके अंदर होता है, उसके अंदर। और ये एक्ट लाइक अ सक्शन के तौर पे काम करता है। और ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा नेगेटिव होता है। और नेक्स्ट आपके पास है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर आपके पास प्रेशर अक्रॉस एल्वोलाई नेसेसरी टू कीप द एल्वोलाई ओपन। ठीक है। और इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये आपके पास होगा एल्व्यूलर प्रेशर माइनस आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर आईपीपी। ठीक है। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे मैथमेटिकली तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। तो टीपीपी इज इक्वल टू एल्व्यूलर प्रेशर नेगेटिव माइनस माइनस आपके पास क्या है? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है। तो यहां तक सारी बात है कि तो ये वो प्रेशर्स हैं जो कि हमें चाहिए ताकि एयर्स का फ्लो हो सके और एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स ना हो सके। यहाँ पे एक डायग्राम मेरे पास है, मैं आपको एक दिखा दूं। तो ये जो आपके पास डायग्राम आपको नजर आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एल्वोलाई। ठीक है। तो एल्वोलाई के दरमियान आपके पास इसमें कितना प्रेशर होता है? 0 मिलीमीटर मरकरी। अगर हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर की बात करें जो मैंने कहा कि नेगेटिव होता है, और ये आपके पास क्या होता है? -5 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। और आपके पास चेस्ट वाल जो है ना, चेस्ट वाल आपके पास क्या करवा रही होती है? चेस्ट वाल भी आपके पास फोर्स लगा रही होती है। अब एल्व्यूलर प्रेशर ये आपके पास है एल्व्यूलर प्रेशर, और ये आपके पास है इंट्राप्लूरल स्पेस में जो इंट्राप्लूरल प्रेशर। इन दोनों के आपके पास, इन दोनों की जब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड आपके पास माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके नतीजे में हमें जो भी प्रेशर मिलता है उसको बोलते हैं ट्रांस आपके पास पल्मोनरी प्रेशर, जो कि आपके पास टीपीपी ठीक है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और वो आपके पास तकरीबन कितना होता है? वो होता है +5। ठीक हो गया। ये किस तरह +5 आता है इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि हमने कहा कि ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर जो है वो आपके पास एल्व्यूलर प्रेशर माइनस आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो ट्रांस प्लूरल पल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू आपके पास एल्व्यूलर प्रेशर कितना है? 0 माइनस फिर इंट्रा प्लूरल प्रेशर आपके पास कितना है? -5। तो यहाँ पे -5 पुट कर देते हैं, -5। ठीक हो गया। तो
TPP आपके पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो +5। तो आपके पास ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो आपके पास कितना होता है, +5। और ये प्रेशर क्या करता है कि ये एल्वोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, ये वो प्रेशर होता है। अब हमने यहाँ तक जो बात की है ना, इसका क्या मकसद है, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होगी कि इंट्राप्लूरल प्रेशर अगर आपके पास -5 मेंटेन नहीं होगा, ये प्रॉपर रिटेन नहीं हो पाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं हम नीमोथोरेक्स के साथ। नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स में क्या होता है कि आपके पास प्लूरल लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके नतीजे में आपके पास प्लूरल कैविटी में फ्लूइड आ जाता है, ओ सॉरी एयर आ जाती है, नीमो का मतलब होता है एयर। तो यहाँ पे ये डैमेज हो गई है और यहाँ पे बाहर से आपके पास क्या हुआ कि एयर आ गई है। जब आपके पास एयर इनसाइड आ गई है ना, तो एयर के आने की वजह से आपके पास ये जो -5 ये इंट्राप्लूरल प्रेशर था ना, ये आपके पास मेंटेन नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसके नतीजे में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। नेक्स्ट ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये ब्यूटीफुल से लंग्स हैं, ठीक है, और इसके यहाँ पे आपके पास ये है प्लूरल कैविटी, प्लूरल लेयर है। तो लंग्स आपके पास नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, लंग्स फोर्स लगा रहे होते हैं इनवर्ड, लंग्स इनवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। और आपके पास जो प्लूरल इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है वो आपके पास आउटवर्ड फोर्स लगा रहा होता है बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड फोर्स लगा रहा होता है इस तरह बाहर की तरफ। तो ये दोनों के दोनों प्रेशर इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कर रहे होते हैं कि लंग्स को मेंटेन रख रहे होते हैं, ठीक हो गया। अगर इनमें से कोई भी एक प्रेशर जो होगा वो डैमेज हो जाए, तो जैसे कि आपके पास ये क्या है, ये है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और आपके पास ये एल्व्यूलर प्रेशर AP, तो ये इनवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर इनमें से कोई भी प्रेशर जो हो वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाए, तो लंग्स अपना जो स्ट्रक्चर होगा वो मेंटेन नहीं रख सकेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो एल्वोलाई होंगी वो कोलैप्स हो जाएंगी। अब हमने क्या कहा कि नीमोथोरेक्स में यहाँ पे आपके पास यहाँ पे होल हो गया, जिसके नतीजे में एयर जो है वो आपके पास यहाँ आ गई है। अगर एयर आपके पास इनवर्ड आ गई है तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तो ये जो बाहर की तरफ सारी की सारी आपके पास सक्शन के तौर पे ये प्लूरल कैविटी चेस्ट कैविटी एक्ट कर रही थी, वो नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो लंग्स आपके पास क्या होंगे कि वो डोमिनेंट इनवर्ड फोर्स लगाएंगे, बाहर से कोई चीज उसको रेजिस्ट नहीं कर रही। अगर उसकी रेजिस्टेंस खत्म हो गई है तो लंग्स आपके पास इनवर्ट फोर्स लगाएंगे, जिसके नतीजे में ये आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे हम बना देते हैं लंग्स। तो लंग्स आपके पास क्या, ये इस तरह से श्रिंक हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये लंग्स सारे के सारे श्रिंक हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगी, एटिलेक्टेसिस हो जाएगा, जिसके नतीजे में कभी भी आपके जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं कर पाता, ठीक हो गया। तो ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है आपके पास, एल्वुलर प्रेशर है, ठीक है, चेस्ट वाल, तो ये सारे आपके पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, ये सारे मेंटेनेंस कर रहा होता है ताकि आपके पास लंग्स जो हैं वो मेंटेन रह सकें, ठीक हो गया, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहें। और इसके अलावा आपके पास जो एयर का फ्लो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड हो सके। यहाँ पे जो मैथमेटिकली मैंने आपको ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर इसको सॉल्व आउट करके बताया, इसको हम एप्लीकेबल करते हैं कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है और इसका क्या मकसद है। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर हमारे पास +5 होता है, ठीक हो गया, इसको इतना रहना चाहिए। अगर ये इतना नहीं होगा तो लंग्स जो होंगे वो अपना स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे एयर फ्लो की, कि एयर फ्लो आपके पास किस तरह से इनवर्ड और आउटवर्ड जाती है। तो एयर फ्लो की मूवमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एयर फ्लो को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली आपके पास ये है प्लूरल स्पेस और इसमें एल्वोलाई पड़ी हुई है, ये एल्वोलाई है, ठीक है। और इसके आपके पास एल्वोलाई में जो प्रेशर है वो जीरो है। अगर एल्वोलाई में प्रेशर जीरो है, PA प्रेशर इन एल्वोलाई 0 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कितना है वो भी जीरो, हमने पहले शुरू में बात की कि उसको हम कंसीडर करते हैं 0 mmHg। तो इन दोनों के दरमियान डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज इन प्रेशर। तो आपके पास दोनों में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, चेंज आपके पास जीरो है। अगर चेंज जीरो है, यहाँ भी एल्वोलाई में भी जीरो प्रेशर है और आउटसाइड द एल्वोलाई आपके पास इन्वायरमेंट में भी जीरो है, तो चेंज कितना होगा, जीरो। तो कोई फ्लो होगा तो इसके नतीजे में नो फ्लो, कि एयर ना तो फ्लो इनवर्ट करेगी ना फ्लो आपके पास आउटवर्ड करेगी। इसके अपोजिट हम दोबारा से डायग्राम दोबारा बनाते हैं दूसरी,
तो हमने ये क्या बना दी, हमने चेस्ट वॉल बना दी, और इसमें आपके पास ये क्या है कि ये एल्वोलाई पड़ी हुई है। अगर ये एल्वोलाई पड़ी हुई है तो आपके पास अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने कहा कि आपके पास एल्वोलाई के अंदर आपके पास जो प्रेशर है वो हो गया +5। अगर आपके पास एल्वोलाई में प्रेशर ज्यादा आपके पास 5 हो गया, बाहर कितना है एटमोसफेयर, पी एटमोसफेयर कितना है आपके पास 0 मिलीमीटर मरकरी, और आपके पास पी ए एल्वोलाई में प्रेशर कितना है +5 मिलीमीटर मरकरी। तो अब अगर इन दोनों का हम डेल्टा का मतलब होता है चेंज की बात करें, तो आपके पास कितनी चेंज आएगी, ये आपके पास चेंज हो जाएगा तकरीबन +5 डिफरेंस आ रहा है। अगर +5 डिफरेंस आ रहा है तो ज्यादा किधर है, एल्वोलाई में ज्यादा है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आउटफ्लो हो जाएगा। यहां पे हम लिख देते हैं कि आपके पास ये तीर ऊपर की तरफ है, तो इस कंडीशन में आउटफ्लो होगा। यहां पे हमें एक बात समझ आ गई कि अगर कभी भी एल्वोलाई के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो आपके पास एयर को आउटफ्लो कराएगी। तो ये मैकेनिज्म हमें कहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, हमें एक्सहलेशन के दौरान, कि जब हम एयर को बाहर एक्सहेल करते हैं तो तब ये आपके पास मैकेनिज्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास इनहलेशन की। तो इनहलेशन हमारे पास दोबारा से एल्वोलाई बना लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास ये चेस्ट कैविटी है, चेस्ट वॉल है, और एल्वोलाई में प्रेशर कितना है 0 है, लेकिन हमने कहा कि बाहर अब जो प्रेशर है वो आपके पास कितना है, बढ़ गया है। होता कुछ इस तरह से कि बाहर जो प्रेशर होता है ना उसमें कभी भी डिफरेंस नहीं आता, एल्वोलाई के अंदर ही प्रेशर या बढ़ेगा या कम होगा, जो कि आपके पास बाहर को एयर को बाहर निकालेगा या एयर को इनहेल करेगा, बाहर आपके पास हमेशा 0 ही रहेगा। 0 का क्या मतलब है कि हमने उसको 760 आपके पास मिलीमीटर मरकरी, 760 मिलीमीटर मरकरी, 0 mmHg के बराबर हमने उसको कंसीडर किया। तो अगर आपके पास बाहर 0 या लेकिन इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो हुआ वो -5 हो गया, तो -5 अगर कम है तो आपके पास, अब अगर हम देखें तो पी एटमोसफेयर, पी एल्व्यूलर एल्व्यूलर प्रेशर आपके पास कितना है, ये आपके पास हो गया जी -5, -5 मिलीमीटर मरकरी, और आपके पास बाहर कितने 0 मिलीमीटर मरकरी। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आपके पास डेल्टा चेंज कितना आएगा, आपके पास +5, ठीक है जी। तो +5 मिलीमीटर मरकरी, तो लेकिन इस कंडीशन में होगा क्या कि 0 से माइनस की तरफ आएगा, तो ये आपके पास होगा इनफ्लो, इनफ्लो होगा एयर का। और ये कौन सा मैकेनिज्म होता है, इनहलेशन के दौरान, इनहलेशन के दौरान आपके पास ये जो मैकेनिज्म होता है ना वो फॉलो किया जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक बातें हमने देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट इसको और ज़्यादा अप्लाई करते हैं हमारे पास इनहलेशन और एक्सलेशन के दौरान आपके पास किस किस तरह से जो वॉल्यूम की चेंजेस आती हैं उनको देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हमारे पास यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ कि हमारे पास जो रेस्टिंग इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है ना आपके पास वो कितना होता है, हमने जैसे पहले शुरू में बात की, वो होता है -5 मिलीमीटर मरकरी, mmHg होगी बात, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जब हमारा डायाफ्राम जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, हमारे पास ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, ठीक हो गया, और इनकी रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक मसल होता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम मसल, जो कि रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये डोम शेप का होता है। तो जब हमने इनहेल करना होता है तो डायाफ्राम जो होता है वो आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के दौरान आपके पास वो खुल जाता है। तो ये आपके पास क्या था, ये डायाफ्राम जो था ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपके पास इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, और ये इसने क्या किया कि अपने आप को इंक्रीज साइज में बढ़ गया। जब ये कॉन्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसने लंग्स को भी साथ क्या किया, साथ ही स्ट्रेच करवा दिया, ये भी साथ ही स्ट्रेच हो गए। अब इसके दौरान, अब जब स्ट्रेच हुआ कि आपके पास ड्यूरिंग डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ड्यूरिंग आपके पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ना, जो आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर आपके पास यहाँ पे साइडों पे ये प्लूरल कैविटी है, इसके दौरान जो प्रेशर होगा ना वो -5 से ज्यादा हो जाएगा। पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझ आएगी। ड्यूरिंग डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी, आपके पास जो प्रेशर था वो कितना हो गया, अब हो गया -8 मिलीमीटर मरकरी, और ज्यादा आपके पास बढ़ गया।
अब जब बढ़ गया तो इसके नतीजे में हुआ क्या कि आपके पास एडिशनल सक्शन फोर्स ऑन द एल्वोलाई, एडिशनल सक्शन फोर्स ऑन एल्वोलाई, के एल्वोलाई के ऊपर और ज्यादा सक्शन फोर्स लगी। दरमियान में आपके पास यहां पे एल्वोलाई पड़ी हुई थी, तो एल्वोलाई अब आपके पास जो थी, जब ये पूरे के पूरे लंग जो हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, वो खुल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपके पास एल्वोलाई थी वो भी इसके साथ क्या होगी, खुलेगी, ठीक हो गया। जब वो भी आपके पास स्ट्रेच होगी तो उसके स्ट्रेच होने की वजह से आपके पास क्या होगा कि एल्वोलाई के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस सारे काम के नतीजे में ये एल्वोलाई के अंदर हमने क्या किया कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर लिया। additional suction force on the alveoli which create negative pressure, विच क्रिएट नेगेटिव प्रेशर। और ये जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है ये आपके पास एयर फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ऊपर हमने 3 एग्जांपल देखी थी, तो इनवर्ड इनफ्लो कब होता था हमारे पास, जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता था। तो नेगेटिव प्रेशर हमने क्रिएट कर लिया, तो जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ तो एयर जो होगी वो इजीली इनफ्लो हो जाएगी। इनफ्लो होने के नतीजे में आपके पास जो लंग्स होंगे वो आपके पास एयर से भर जाएंगे, ठीक हो गया। 2 बातें हमने कर ली हैं कि आपके पास इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है कि रेस्टिंग इंट्रा प्लूरल प्रेशर -5 होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा फर्दर आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, उसके साथ आपके पास वो सक्शन वैक्यूम के तौर पे काम करेगा, जो कि एल्वोलाई को भी स्ट्रेच करवाएगा। एल्वोलाई को जब स्ट्रेच करवाएगा तो उसके दरमियान जो उसका आपके जो उसका जो प्रेशर होगा वो आपके पास माइनस में चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि ये देखे ना, ये एल्वोलाई है, ठीक है, इतने साइज की है। साइज आपके पास यहाँ पे इसका जो डायमीटर है छोटा है। जब हमने क्या किया कि इसको खोल दिया, ये देखें, ये इसको खोल दिया, बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो जाहिर बात है इसके अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया। छोटी जगह में आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है। हमारे पास जो हम कभी कभी अपने बाहर जो लॉन होता है हमारा, वहां पे हमारे पास जो वाटर पाइप होता है उससे जब हम पानी दे रहे होते हैं पौधों को, तो जब हम उसको आगे से कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं ना, हल्का सा प्रेशर डालते हैं ना, तो फ्लो जो होता है वाटर का वो ज्यादा दूर तक जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने डायामीटर डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, और अगर हम डायामीटर को लार्ज कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से हमने एल्वोलाई का आपके पास जो डायामीटर था उसको खोल दिया, किसकी मदद से, विद द यूज ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो था वो बढ़ा, जिसने ये सारा काम किया। क्योंकि हमारे पास जो चेस्ट वाल होती है वो आपके पास इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है, ये सारी आपके पास आउटवर्ड फोर्स लगा रही होती है, ओके जी। तो यहां तक बात हमारे पास हो गई है। एल्वोलाई जो थी वो उल्टा काम कर रही थी, वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही थी, लेकिन अब हमने जोर से पकड़ के उसको खोल दिया। नेक्स्ट बात ये कि हमारे पास ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के दौरान दोबारा से आपके पास क्वाइट ब्रीदिंग में जो डायफ्राम होता है वो दोबारा से अपनी जो नॉर्मल पहले वाली कंडीशन होती है उस पर दोबारा जाता है। तो दोबारा जब उस पर जाएगा तो आपके पास एल्वोलाई जो होंगी दोबारा से आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ये दोबारा से वो आपके पास डायमीटर उनका डिक्रीज हो जाएगा। जब उनका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर आपके पास पहले डिक्रीज होगा, क्योंकि अब लंग्स जो हैं वो अपनी असल अब जो पहली वाली कंडीशन थी उसमें जा रहे थे। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर आपके पास -5 पे दोबारा आ गया। अगर वो दोबारा -5 पे आ गया तो आपके पास एल्वोलाई पे स्ट्रेच कम होगा, तो एल्वोलाई का प्रेशर दोबारा से आपके पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक हो गया। तो दोबारा से आपके पास 0 नहीं, बात करने का मकसद ये होगा कि वो आपके पास जो इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो होता है ना वो बिकम पॉजिटिव, क्योंकि अब हमने इसके प्रेशर को बढ़ाना है। तो बढ़ाने का मकसद ये है कि जब ये -5 होगा तो आपके पास जब लंग्स को हम प्रेशर उससे रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर रिड्यूस नहीं कर रहे, हमारे पास यहाँ पे ये लंग्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इस तरफ को फोर्स लगाना शुरू कर दिए, अंदर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दिए। जब हम अंदर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देंगे ना, तो जो आपके पास ये अंदर एल्वोलाई है उन उसका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों हो जाएगा, एक तो बाहर से फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, ठीक है, और एल्वोलाई के दरमियान अंदर आपके पास सरफेस टेंशन भी होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन भी होगी। और दूसरा एक और बात है यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग वाली बात है कि आपके पास ये जो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है ना, हमने इसको भर लिया है, इसमें वैक्यूम क्रिएट करके जब -5 प्रेशर क्रिएट किया तो हमने इसको वॉल्यूम से भर लिया,
प्रेशर डिक्रीज करने से ये बढ़ गई। तो जब ये वॉल्यूम से बढ़ गई है, इसमें अब पहले वॉल्यूम नहीं था लेकिन अब इसमें वॉल्यूम भी है, तो अब हल्का सा भी हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको दबाएंगे ना, तो इसके दरमियान प्रेशर जो होगा वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव इस वजह से बनेगा क्योंकि इसमें जो एयर का प्रेशर है वो भी सम अप होगा, इसकी जो वॉल्स हैं उसका भी प्रेशर, इसकी जो टेंशन वॉल है, तो सारी की सारी सम अप जो होती है, तो इसके नतीजे में एक्सपायरेशन के दौरान आपके पास इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो होता है वो आपके पास बिकम पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाता है, वो बिकम पॉजिटिव हो जाता है। ठीक हो गया। तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर, जो हमारी कंफ्यूजिंग बात थी ना, हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक की, जो हमारे पास जो बात थोड़ी बहुत हमें तंग कर सकती थी, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो बच्चों वाली बातें हैं, यही बात थी असल, जो बंदा जिधर कंफ्यूज होता है कि कैसे पॉजिटिव प्रेशर होता है, कैसे नेगेटिव, और ये सारा क्या काम होता है। अब हम इसको ना थोड़ा सा और विजुलाइज मेमोरी में लाने की कोशिश करेंगे। मैं 2-3 डायग्राम्स आपको बना के दिखाता हूँ कि ये जो आपके पास इंस्पायरेशन और एक्सपायर इनहेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें फर्दर आपके पास क्या क्या चेंजेस आती हैं। इनहेलेशन, ठीक है, तो इनहेलेशन में हमारे पास सबसे पहला जो चेंज आएगा वो आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर, वो प्रेशर जो आपके पास प्लूरल कैविटी के दौरान होता है, वो आपके पास हो जाता है मोर नेगेटिव। हमने देखा कि कैसे होता है कि -5 से -8 पे चला जाता है, पहली बात होगी इनहेलेशन के दौरान। दूसरा आपके पास वो ये कह रहा है कि आपके पास एल्व्यूलर प्रेशर, एपी एल्व्यूलर प्रेशर जो होता है वो भी आपके पास मोर नेगेटिव, वो भी नेगेटिव होगा, सक्शन क्रिएट होगा, एयर जो होगी वो इनफ्लो मूव करेगी, तो आपके पास एयर फ्लो इनटू लंग्स। ठीक है जी। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सलेशन, तो एक्सलेशन के दौरान होता कुछ इस तरह से है हमारे पास कि आपका जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ना, वो आपके पास लेस नेगेटिव हो जाता है, बिकम लेस नेगेटिव। मतलब कितना हो जाता है, -8 हुआ था ना, तो आप आपके पास -5, तो लेस नेगेटिव हो गया। अगर ये लेस नेगेटिव होगा तो जो आपके पास एल्व्यूलर प्रेशर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, बिकम पॉजिटिव। मैंने बता दिया कि पॉजिटिव कैसे बनता है, क्योंकि उसमें एयर भी आ गई है, अब पहले खाली था तो अब एयर आ गई है, तो एयर भी आएगी, तो जब आपके पास दोबारा से कंप्रेस करेंगे तो एल्वुलाई के दौरान प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपके पास, अगर आपके पास पॉजिटिव +5 हो गया तो ये एल्वोलाई के अंदर है और बाहर वो उतना ही जीरो ही था, तो ये इजीली बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बाहर कितना था, हमारे पास जीरो था, और एल्वोलाई के अंदर हमने क्या कर लिया, -5। ठीक हो गया, तो ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो ये इनहलेशन और एक्सलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हम डायग्राम पे यहाँ पे 2-3 एल्वोलाई बना लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे आपके पास ये एल्वोलाई, ठीक है जी, फिर इसके बाद एक और बना लेते हैं, ठीक है, और एक और बना लेते हैं। तो इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे इनहलेशन, कि कैसे इनहलेशन हुई। पहले आपके पास कितना था यहाँ पे, -5, और अंदर कितना था, जीरो। ठीक है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर था, ये है ट्रांस प्लूरल प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ये आपके पास है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और ये आपके पास एल्व्यूलर प्रेशर एपी। ठीक है, एपी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है, जैसे ही हमने आपके पास इनहलेशन का प्रोसेस जो था वो बिगिन किया, तो उसकी बिगिनिंग के दौरान हमारे पास ये जो प्रेशर था ये हो गया -6। ठीक है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जब ये -6 हो गया, तो ये -6 ने एल्वोलाई पे फोर्स लगाई, और इसके अंदर कितना हो गया आपके पास, एल्वोलाई के अंदर जब इसको स्ट्रेच किया तो -1। ठीक हो गया, और आपके पास ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कितना हो गया आपके पास, ये कितना होता है, एल्व्यूलर प्रेशर माइनस आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर, तो आपके पास -1 और -6। ठीक हो गया, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है, और ये तकरीबन आ जाएगा, आई थिंक सो कि 5 आंसर आ जाएगा, -5। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, सॉरी +5 आ जाएगा। ठीक है, तो +5 इसका आंसर आ जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ तो उसने आपके पास इंट्रा एल्वुलर प्रेशर भी डिक्रीज कर दिया। अब फर्दर क्या हुआ कि फर्दर आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट ये हुआ कि एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन, एट द एंड ऑफ द इंस्पायरेशन, ये एंड है इंस्पायरेशन की,
तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर -8 पे जा चुका है, ठीक है। अगर ये -8 पे जा चुका है तो पीक है, अब इसके ज्यादा डायफ्राम जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो इससे ज्यादा अगर इनकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती तो यहाँ पे एल्वोलाई के दौरान जो प्रेशर था वो जीरो हो गया। तो ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, जहां बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे क्यों हुआ कि -1 से अब तो इंट्रापुलर तो बढ़ रहा है, तो अगर इंट्रापुलर प्रेशर बढ़ रहा है तो एल्वोलाई के दौरान आपके पास प्रेशर जीरो क्यों हो गया? बिकॉज फर्दर स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती। अगर फर्दर स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती तो आपके पास दूसरा ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था ना, वैक्यूम क्रिएशन की वजह से आपके पास यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, तो आपके पास एयर आ गई है। तो जब एयर आ गई है तो एयर आने से आपके पास प्रेशर जो था वो बढ़ेगा या कम होगा? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो माइनस में तो नहीं होगा ना, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन तो एल्व्यूलर प्रेशर जो होता है वो आपके पास इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, ठीक है। जहां इंस्पायरेशन को खत्म किया तो इंस्पायरेशन खत्म तब होती है कि इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो गया। फॉर द रेस्पिरेटरी नेक्स्ट साइकिल दिस जीरो प्रेशर लीड टू द एक्सलेशन। तो अब ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये सारे का सारा जो फिनोमिना था वो आपके पास इंस्पायरेशन का था। अब हम दोबारा से बताते हैं, ये एल्वोलाई, ठीक है, ये दूसरी एल्वोलाई, और यहाँ पे हमारे पास ये है तीसरी एल्वोलाई। अब हमारे पास यहाँ पे एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन जब पीक है, फुल लंग्स जो हैं वो आपके पास एक्सटेंड हो चुके हैं, तो लंग्स आपके पास एल्वोलाई भी भरी हुई हैं, और एयर से जब भर गई तो प्रेशर जो होगा वो पॉजिटिव हो गया, -8 और जीरो इधर इतना था। अब इसके बाद होगा कि क्या आपके पास अब फोर्स इस तरफ को लगेगी। जब फोर्स इस तरफ को लगेगी तो आपके पास ये जो -8 था ये कितने पे आ जाएगा? ये कम होना शुरू हो जाएगा। कितने पे आ जाएगा? -6 पे। और जब ये -6 पे आएगा तो -6 पे आने से जो एयर इधर थी आपके पास, इसके अंदर एयर थी, एयर का प्रेशर भी था और बाहर से भी जो आपके पास फोर्स है वो लग रही है, तो इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा? +1। तो जब +1 होगा तो इजीली जो होगी एयर वो आपके पास बाहर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट दोबारा से आपके पास जब बाहर चली जाएगी, जितना आपके पास आपने वैक्यूम अंदर प्रेशर इंक्रीज किया तो बाहर गई, जैसे ही बाहर गई तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोबारा से बराबर हो जाएगा, 0 0। और ये फिर आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर -5, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर +5, और ये 0, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है एक्सहेलेशन और ये आपके पास है इनहलेशन, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस होता है जो कि प्रेशर्स के जरिए हम इसको ड्राइव करवाते हैं, एयर के इनफ्लो और आउटफ्लो को, ठीक है। यही थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात थी, अब आसान बातें आ गई हैं। इसके रिलेटेड उन्होंने ना बुक पे एक ग्राफ बना के प्रेजेंट किया है, उसको हम बनाते हैं कि वो ग्राफ हमारे पास किस तरह से काम करता है। उस पे आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। ये हमारे पास ग्राफ है, वॉल्यूम और प्रेशर। इस पे हमने क्या किया, हमारे पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर को हमने मेंशन करना है, वॉल्यूम को, और हमारे पास एल्व्यूलर प्रेशर, तीन प्रेशर को हमने इस पे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है जी। और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ हमने कहा कि 0 था, और मैंने कहा कि ईच क्वाइट ब्रीदिंग पे कितनी एयर हमारे पास इनफ्लो या आउटफ्लो होती है, तो वो हमारे पास कितनी होती है? 0.5, मतलब कि ½ लीटर। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास इनहेल का, और यहाँ पे हमारे पास जो हो रहा है वो हो रहा है एक्सेल का, ठीक है जी। और फर्दर हमारे पास ये थोड़ा सा हमने इसको मेजर करने के लिए, ताकि मिडल में ना हमारे पास जो ग्राफ है उसकी जो सीक्वेंस है वो ज़रा मिडल में रहे। चलें जी, अब वॉल्यूम हमारे पास इनहेलेशन के दौरान पहले क्या था? 0, ठीक है। और 0 से वो बढ़ना शुरू हो गया, इनहेलेशन होती गई तो वॉल्यूम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक हो गया। तो क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान दोबारा से आपके पास इनहेलेशन, इनहेलेशन के बाद आपके पास दोबारा से वो
एक्सेल जब हुआ तो वॉल्यूम दोबारा से आपके पास जीरो आ गया। फिर अगर नेक्स्ट रेस्पिरेटरी साइकिल होगा, दोबारा से वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा, आपके पास 0.5 लीटर जो होगी वो इनहेलेशन होगी और 0.5 लीटर एक्सहेलेशन हो जाएगी, और दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। इसी ग्राफ पे नेक्स्ट उसने एल्व्यूलर प्रेशर को प्रेजेंट किया हुआ है, एल्व्यूलर प्रेशर। तो एल्व्यूलर प्रेशर हमारे पास जो होता है ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। दो किस्म के होता है ना, हमने कहा था कि इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर आपके पास नेगेटिव होता है तो इनहेल हो जाती है, और आपके पास पॉजिटिव होता है तो एक्सहेल हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। किस तरह से? हमारे पास ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान इंट्राएल्व्यूलर प्रेशर हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है जी। क्योंकि डायाफ्राम जो होता है हमारे पास, इंट्राप्लूरल प्रेशर वो आपके पास सक्शन के तौर पे काम करता है, और वो आपके पास जो एल्वुलाई प्रेशर होता है, इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर, उसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपके पास जब एट द एंड ऑफ द, हमारे पास जब क्या हुआ कि जब हमने कंप्लीट उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा ली, तो इसके बाद आपके पास जब एक्सलेशन करवानी है तो एक्सलेशन के दौरान इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो होता है वो आपके पास पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, तो जब अब एयर बाहर जा रही तो एयर बाहर गई 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 जाने के बाद फिर दोबारा से ये जीरो पे आ जाता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से जीरो से शुरू हुआ, एल्व्यूलर प्रेशर जीरो पे खत्म हो गया। इनहेलेशन के दौरान इसकी आपके पास जो वैक्यूम की क्रिएशन हुई ड्यू टू नेगेटिविटी, और आपके पास एक्सलेशन के दौरान ये आपके पास जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक हो गया। दो पैरामीटर्स को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर ये इजी है कि ये आपके पास या तो क्या होगा -5 होगा, या आपके पास -8 होता है, यही होता है ना, दो होते हैं आपके पास। तो शुरू कहाँ से होता है? शुरू आपके पास होता है -5 से, -5 से ये शुरू होता है, ठीक है। शुरू हुआ और फिर आपके पास ये आ जाता है -8 पे, ठीक है। -8 पे हमारे पास यहाँ पे देखें कि मैंने कहा था कि एल्व्यूलर प्रेशर जब -8 होता है ना तो एल्व्यूलर प्रेशर जीरो होता है। तो एल्व्यूलर प्रेशर कितना प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? जीरो। लेकिन आपके पास इंट्रापुलर प्रेशर -8 है, क्योंकि अब एयर इसमें आ चुकी है तो उसने आपके पास इसको भर दिया है, क्योंकि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में इसने कन्वर्ट कर दिया। और नेक्स्ट दोबारा से फिर -8 से जब पीछे की तरफ जाता है, दोबारा से जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक हो गया, दोबारा से -5 पे आ जाएगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के दौरान। और एट द एंड ऑफ द साइकिल ये दोबारा से आपके पास -5 हो जाता है, और एयर को एक्सहेलेशन करवा दी जाती है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा रेस्पिरेटरी साइकिल से रिलेटेड जो हमारा ग्राफ था। अब हमने बातें ये कर ली हैं, हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड भी बात हो गई है और वॉल्यूम से रिलेटेड भी बात हो गई है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर कर्व और आपके पास ये जो इसका आपस में रिलेशनशिप होता है ना उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे पहले अगर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप की वो बात कर रहे हैं तो आप लोग बात समझ जाए वैसे ही कि दोनों चीज पैरामीटर्स के दरमियान आपके पास कोई रिलेशनशिप होगा। तो एक तरफ हम बना लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम, और दूसरी तरफ हम बना लेते हैं हमारे पास प्रेशर, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ इस तरफ एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर को प्रेजेंट किया जाता है 0 प्लस 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 प्लस, और इस तरफ 0 से इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपके पास ये जो कर्व है ये आपके पास है प्रेशर, और ये जो कर्व है वो आपके पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम कर्व है। अगर नॉर्मली आउटसाइड द बॉडी अगर हम लंग्स की बात करें ना तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे लंग्स का वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ता जाएगा। इस बात को मैं इस ग्राफ पे प्रेजेंट करता हूँ कि हमारे पास लंग्स थे आउटसाइड द बॉडी, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे आपके पास लंग्स वॉल्यूम भी इंक्रीज होता गया। किस तरह से? इस तरफ को प्रेशर बढ़ रहा है तो जैसे प्रेशर बढ़ा तो आपके पास वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, ठीक हो गया। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये आपके पास क्या है कि ये हैं लंग्स आउटसाइड द बॉडी,
लंग्स आउटसाइड द बॉडी। अब हम नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ आपके पास प्रेजेंट करेगा लंग्स इनसाइड द बॉडी, कि अगर लंग्स जो हैं वो इनसाइड द बॉडी हैं तो वहां पे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये ठीक है। तो लंग्स, या लंग्स नहीं लिखता यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको इस ये जो लाइन मैंने ड्रा की है इससे समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ उसने एक बात बताई है, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब लंग्स जो थे ना वो बॉडी से बाहर थे, आउटसाइड द बॉडी जब थे वो, तो जब वहां पे जीरो था ना, प्रेशर जीरो था, तो वॉल्यूम भी जीरो था। वॉल्यूम भी जीरो था, प्रेशर भी जीरो था। लेकिन लेकिन अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम प्रेशर जीरो कर दें, ठीक है, तो वॉल्यूम जीरो नहीं होता, बल्कि वॉल्यूम आपके पास इस यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऊपर की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम कहाँ की किसकी इक्वल है, 4 के तकरीबन इक्वल है। तो बात करने का मकसद ये है, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम when there is a no pressure there is a still a volume, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स द लंग्स डू नॉट कोलैप्स। तो बात करने का मकसद ये है कि जब प्रेशर नहीं भी होता तो जो लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं करते, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम सेक्शन ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द हमारे पास लंग्स। तो ये दोनों आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या करती हैं कि लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती, और वॉल्यूम जो होता है वो लंग्स में मेंटेन होता है। यहाँ पे एक और ग्राफ को हम लाइन से प्लॉट करते हैं, हमारे पास वो ये है कि जो चेस्ट वॉल है उसकी आपके पास क्या होती है कि उसकी एक्टिविटी कुछ इस तरह से प्रेजेंट की जाती है। सॉरी, ये आपके पास है चेस्ट वॉल की एक्टिविटी, ठीक है। तो चेस्ट वॉल को अगर हमने प्लॉट किया है तो यहां पे अगर देखें तो आपके पास चेस्ट वॉल आपके पास जीरो प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम स्टेन कर रही है, ठीक है। अगर जीरो भी आपके पास प्रेशर है तो फिर भी हमारे पास क्या होगा कि वहां पे वॉल्यूम होगा। बात करने का मकसद ये कि ज्यादा ये नेगेटिविटी की तरफ है, तो चेस्ट वॉल्यूम आपके पास जो भी होगा वो ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये सारा नेगेटिव की तरफ है, ये नेगेटिव प्रेशर है ना, तो नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। तो अब यहां पे सारी बातें हमने देख ली हैं, हमें समझ आ गई। बात एक ही थी यहां पे जो पॉइंट समझने वाला है कि इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन देर इज अ नो प्रेशर देर इज अ स्टिल अ वॉल्यूम, के वहां पे फिर भी वॉल्यूम होगा, जो कि ये पॉइंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, ठीक है। जो कि हमारे पास किस किस का सम था, मैंने कहा था कि हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड प्लस द रेजिड्यूल वॉल्यूम, इन दोनों को सम करें तो हमारे पास फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी जो है वो बन जाती है। अब इस पॉइंट को क्यों हमारे पास फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी कहा गया, क्योंकि ये इस वजह से कि दिस इज द कैपेसिटी विच कैन टेंडेंसी ऑफ द लंग्स टू एक्सपैंड, ठीक है, परफेक्टली इक्वल टू टेंडेंसी ऑफ द लंग्स टू कोलैप्स। तो ये वो टेंडेंसी है जो कि लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए भी आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है और इसको कोलैप्स करने पे, लेकिन ये दोनों की दोनों आपके पास जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल होती हैं। इन द क्वाइट ब्रीथिंग, जब हम क्वाइट ब्रीथिंग करते हैं तो क्वाइट ब्रीथिंग के दौरान एट द एंड ऑफ क्वाइट ब्रीथिंग अगर हमने कहा कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था जीरो हो गया, ठीक है, और एल्वोलाई प्रेशर जो है वो भी जीरो हो गया, चलो जी दोनों जीरो हो गए, प्रेशर जीरो कर दिए, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये तो लंग्स जो होंगे वो तो कोलैप्स कर जाएंगे, उसमें तो बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि प्रेशर जीरो कर दिया। तो प्रेशर जीरो करने से भी आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो जीरो नहीं होता, बिकॉज इन द एल्वोलाई देर विल बी प्रेजेंस ऑफ द रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो ये ग्राफ इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो आपके पास किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। अच्छा, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी को यहां पे मैंने इस वजह से हमारे पास प्रेजेंट किया है क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं हमारे पास, वो ये है कि ये जो आपके पास ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, कुछ ऐसी डिजीज हैं जिधर फ्रिक आपके पास फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और कुछ ऐसी डिजीज हैं कि जिनमें फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो दोबारा से हम बनाते हैं कि अगर नॉन कंप्लाइंट लंग है, एक ब्लू से हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे,
ये आपके पास है नॉन कंप्लाइंट लंग। वैसे ही हमने कहा कि नॉन कंप्लाइंट लंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं करते हमारे पास, तो यहाँ पे ठीक है नॉन कंप्लाइंट, ठीक है ये नॉन कंप्लाइंट लंग है। तो ये इसने किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसने आपके पास बिल्कुल बिलो द जीरो। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे अगर आपके पास फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसी डिजीज है कि जिसमें आपके पास लंग्स की कंप्लाइंस बढ़ गई है, तो अगर लंग्स की कंप्लाइंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लाइंस क्या होती है, टेंशन ना लें। अगर लंग्स की कंप्लाइंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, यहाँ पे देखें तो अगर बढ़ गई है तो ये आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है एम्फाइसीमा, ठीक हो गया, इसमें कंप्लाइंट बढ़ जाती है। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपके पास किस किस कंडीशन में, पल्मोनरी फिब्रोसिस, निमोनिया, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो इन सब कंडीशन में क्या होगा कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम कंप्लाइंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई थिंक सो कि आपको ये ग्राफ इजीली हो गया होगा, अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कंप्लाइंस की। तो कंप्लाइंस हमारे पास क्या होता है, compliance for a given pressure, how much volume change, this is the compliance for a given pressure, how much volume changes, ठीक है। तो ये कंप्लाइंस इस चीज को प्रेजेंट करती है। इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं इधर हमारे पास, C इज इक्वल टू कंप्लाइंस इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा P फॉर अ गिवन प्रेशर। अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंप्लाइंस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमने क्या किया कि प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो कंप्लाइंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लंग्स में ना थोड़ा सा इसको डिफरेंशली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिधर हल्का सा भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे हमारे पास, तो जेंटली इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारे पास इंक्रीज करने की वजह से जो कंप्लाइंस होगी वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज का ये मतलब नहीं है कि वो डिक्रीज हो जाएगी, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व आउट करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी डिजीजेज हैं कि जिसमें जो आपके पास कंप्लाइंस होती है ना वो इंक्रीज होती है। कंप्लाइंस, अच्छा कंप्लाइंस का पहले थोड़ा सा बता दूंगी कंप्लाइंस क्या। कंप्लाइंस हमारे पास यहाँ पे एक बैलून है, ये बैलून मैंने बना दिया। तो बैलून हमारे पास, ये बैलून है जी, बैलून में हमने वाटर फिल करना शुरू कर दिया। ये वाटर फिल कर रहे हैं बैलून में, तो जैसे जैसे हम उसमें वाटर फिल करते जाएंगे तो वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, वो खुलता जाएगा, ठीक है, वो डायलेट होता जाएगा, उसका साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोई भी आपके पास वो अपोजिट फोर्स नहीं लगाएगा, जितना ज्यादा उस पे हमारे पास प्रेशर डालते जाएंगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा, वो अपने आप को ज्यादा साइज में इंक्रीज करता जाएगा, ठीक हो गया। तो वो इंक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से आपके पास जो कंप्लाइंस होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन प्रेशर के साथ उसका अपोजिट इन आपके पास क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन इनवर्सली। तो इनवर्सली रिलेशन है प्रेशर के साथ। किस तरह से, कंप्लाइंस अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कंप्लाइंस इंक्रीज है, जैसा कि एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा ये एक डिजीज होती है, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एजिंग, एजिंग। और फर्दर हमारे पास सर्फेक्टेंट कल हमने पढ़ा था, एनआरडीएस, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इन सब कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि कंप्लाइंस जो होती है ना वो ज्यादा होती है। तो अगर कंप्लाइंस ज्यादा होगी, हमारे पास हल्का सा भी प्रेशर होगा, हल्का सा भी प्रेशर जो होगा वो आपके पास फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये था, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हमारे पास नॉन कंप्लाइंट लंग है, नॉन कंप्लाइंट मतलब हार्ड और स्टिफ आपके पास हैं, तो कंप्लाइंस आपके पास बहुत कम है, सी आपके पास डेल वी ओवर डेल पी, ठीक है। तो कंप्लाइंस डिक्रीज हुई है, इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत ज्यादा आपके पास इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर परफॉर्म करना पड़ेगा
फॉर द इनहलेशन, जैसे कि हमारे पास कौन सी, पल्मोनरी एडीमा, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में आपके पास जो कंप्लाइंस होती है लंग्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हमारे पास जो प्रेशर होता है वो परफॉर्म, आपके पास प्रेशर जनरेट करना पड़ता है फॉर द हमारे पास नॉर्मल एयर फ्लो मैकेनिज्म में, ताकि हम प्रॉपर एयर फ्लो करवा सकें, ठीक है। तो प्रेशर के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो आखिरी रह गया कि फोर्स्ड एक्सहेलेशन का क्या प्रोसेस होता है। फोर्स्ड एक्सहेलेशन, फोर्स एक्सहेलेशन हमारे पास जब आप हम बहुत ज्यादा फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं ना, तो हम किस तरह से फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं, हम प्लूरल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर, पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लंग्स हैं, ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है। तो इसके बाहर हमारे पास ये है कि प्लूरा है। तो जब हमने क्या करना है कि इसके अंदर से हवा को निकालना है, तो हम बाहर से पॉजिटिव, वैसे नेगेटिव होता है जो कि बाहर की तरफ लगाता है, लेकिन अब हमने पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर जनरेट करना है। तो पॉजिटिव प्लूरल प्लूरल प्रेशर जब हम जनरेट करते हैं तो एक्सलेशन जो होती है वो फोर्सफुली रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये एल्वोलाई है, ठीक है, ये एल्वोलाई है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर था वो आपके पास था 35, पॉजिटिव 35, और इन एल्वोलाई हमारे पास, सॉरी सॉरी, वो आपके पास कितना था, पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर हमारे पास था +20 एग्जाम्पल के तौर पे, और इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो है वो आपके पास 35 है। 35 क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये प्लूरल प्रेशर प्लस इलास्टिक रिकॉइल भी तो होता है ना। तो पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर और जब आपके पास एल्वोलाई का इलास्टिक रिकॉइल भी आएगा ना, दोनों सम अप होंगे, तो इन दोनों के सम अप से जो एंड आपके पास प्रेशर इंट्रा एल्व्यूलर बनता है वो कितना बनता है, 35, ठीक है जी। पॉजिटिव प्रेशर जो था वो आपके पास 20 था, और प्लस आपके पास है इलास्टिक रिकॉइल जो है वो 50 मिलीमीटर मरकरी, तो इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो था वो तकरीबन बन गया 35। तो जैसे जैसे आपके पास एक्सलेशन होती है तो ये आपके पास इस तरफ को मूव करेंगे 25, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि 20, ठीक है, और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आके 15, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पास मूव अवे फ्रॉम द एल्वोलाई, तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। बात करने का मकसद ये है कि बाहर जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर आपके पास जो है वो प्रेशर कम है, तो ये तो नुकसानदेह हो सकता है इसके नतीजे में। तो जैसे ही आपके पास ये एल्वुलर डक्ट में अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बाहर वाला इंक्रीज क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, और ये जो आपके पास एल्वुलर डक्ट है ये तो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये कोलैप्स नहीं करती बिकॉज ऑफ द, हमने पढ़ा था कि जो ब्रोंकाई होती है ना, ब्रोंकाई उनके इर्द गिर्द एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हमने कहा था कार्टिलेज, ठीक है। तो ड्यू टू कार्टिलेज हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास बेशक पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आउटसाइड द एल्वुलर डक्ट, लेकिन इंट्रा एल्वुलर प्रेशर डिक्रीज होने के बावजूद भी यहाँ पे कोलैप्सिंग नहीं होती बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंस। कार्टिलेज जो होती है वो ये काम करवाती है कि ये इसको प्रोटेक्शन, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ये तो था नॉर्मल हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कुछ ऐसी डिजीज हैं कि जिसमें आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि ये जो इंट्रा एल्व्यूलर डक्ट का जो प्रेशर होता है ना, वो आपके पास आउटसाइड द पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर से कम हो जाता है। बात करने का मकसद ये है यहां पे हमारे पास ये है एल्वोलाई, ठीक है, और एल्वोलाई में प्रेशर था 35, ठीक है। और अब हमारे पास जब ये आगे गया तो ये 25, और इसके बाद हमारे पास ये हो गया 20, और फिर आपके पास ये हो गया -15, ठीक है, और फिर आपके पास ये -15, ठीक है। लेकिन एल आपके पास जो कार्टिलेज थी वो तो यहाँ से शुरू हुई, तो इसके पीछे अगर आपके पास प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा, बाहर आपके पास कितना था, +20, तो ये इसको कंप्रेस कर देगा। इसके नतीजे में आपके पास यहाँ पे जो एल्वोलाई की ना कंप्रेशन हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमनली होता है पता कब है, ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस एंड प्लस हमारे पास एम्फाइसीमा, ये दो डिजीज हैं जिसमें आपके पास बिफोर द ब्रोंकाई, आपके पास नियर टू द एल्वोलाई इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो होता है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है,
रेदर देन पॉजिटिव प्लूरल प्रेशर जो कि आउटसाइड होता है, जिसके नतीजे में जो एल्वोलाई होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन काज होती है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन की जो हम बात करते हैं ना बार बार, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो इस वजह से होती है। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक इतना ही, आप बस इतना ही समझ लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको ज़्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की। नेक्स्ट हम बातें करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, सीओपीडी के नतीजे में हमारे पास जो पेशेंट होता है ना वो, अच्छा उसमें बात करेंगे, वो स्लो एक्सलेशन करता है और हमारे पास पर स्लिप्स होते हैं उसके, है हमारे पास न आखिरी बात रह गई है हेस्टिडेसिस, हिस्टेरियासिस, हिस्टेरियसिस। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हिस्टेरियसिस हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ये इसको अगर हम बयान करें तो ये कंडीशन ये होती है कि लंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कर्व जो होती है वो आपके पास डज नॉट मैच टू द डिफ्लेशन कर्व। लंग इन्फ्लेशन कर्व डज नॉट मैच टू द डिफ्लेशन कर्व। होता कुछ इस तरह से, इसकी वजह ये होती है मेनली, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये आपके पास है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुई ये कर्व आपके पास, ये देखें। ठीक है, और यहाँ तक गई। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हमारे पास, ठीक है जी, ये और ये, और ये है हमारे पास इनहलेशन, कि इनहेल कर रहा है पेश आपके पास कोई भी पर्सन जो है, और ये क्या है, एक्सेल कर रहा है, एक्सेल। और ये जो कर्व है वो इस तरह पूरी है आपके पास, यहाँ पे इस तरह हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम की बात हम कर लेते हैं। तो जैसे जैसे वो कह रहा है कि इनहलेशन होती है ना, तो इनहलेशन के दौरान आपके पास जब आप सांस लेना शुरू करते हैं तो एल्वोलाई की जो सरफेस टेंशन होती है ना, जो वो आपके पास मैंने कल बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन होती है, तो इनहलेशन के दौरान आपके पास यहाँ तक प्रेशर पहुंचा है, तो वॉल्यूम में इतना चेंज आया है आपके पास, ये 2 तक पहुंचा है वॉल्यूम, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, तो यहाँ पे 6 पे आपके पास प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ाने की वजह से आपके पास जो वॉल्यूम में हल्का सा चेंज आया। फिर उसके बाद आपके पास नॉर्मली जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन हमारे पास अगर आप उसके अपोजिट देखें, तो जब एक्सलेशन होती है तो एक्सलेशन के दौरान आपको कम प्रेशर, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया, तो आपने तकरीबन 3 के राउंड अबाउट आपके पास प्रेशर को अप्लाई किया, तो इसके दौरान आपको प्रेशर अप्लाई करने पे जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक हो गया। और 4 पे तकरीबन आपके पास वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो गया, 6 पे तकरीबन आपके पास ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 7 पे। बात करने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग इनहलेशन आपके पास जो कर्व होती है वो आपके पास और तरह से बनती है, और एक्सलेशन के दौरान जो कर्व होती है वो और होती है। तो इसके डिफरेंस को हमारे पास क्या होता है, सरफेस टेंशन जो होती है ना वो काज कंप्लायंस टू डिफर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है जी, तो इसके नतीजे में जो सरफेस टेंशन की वजह से इनहलेशन के दौरान आपके पास डिफरेंटली वॉल्यूम चेंजेस आता है, और एक्सहेलेशन के दौरान जो वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट चेंज आता है। एक्सहेलेशन के दौरान कम प्रेशर पुट करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और इनहलेशन के दौरान ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करने से हल्का सा वॉल्यूम जो होता है वो